तुम्हारा ये जो कौन सा आपको कहलाता है? माइंड सोल बॉडी हेल्थ एंड स्पिरिचुअल। माइंड सोल बॉडी हेल्थ स्पिरिचुअल ग्रुप के हो मैं आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आप सब लोगों का हृदय से ऋणी हूँ। मित्रों, मुझे बताइए कि आप लोग सब रोज सुबह आते हो, ठीक है ना? किस लिए आते हो? योगा करने के लिए, क्यों करते हो योगा? स्वास्थ्य शरीर। स्वास्थ्य के लिए। मित्रों, मुझे बताइए कि आपका एक आधे मित्र को हार्ट अटैक आया और किसी डॉक्टर के यहाँ वो एडमिट है। एडमिट होने के बाद में आपको डर लगने लगता है ना? कि साला उसको आया, मेरे को तो नहीं आएगा। फिर आप क्या करते हैं कि आप किसी आपके फैमिली फिजिशियन के पास बैठ जाते हैं। फैमिली फिजिशियन बोलता है एक काम करो, कंप्लीट कार्डियक चेकअप करा लो। आप ECG, इको, ब्लड शुगर सब एवरीथिंग कर लेते हैं, आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल आती है। आप फिर से वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते कि डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट, अरे वेरी गुड, इट्स ऑल राइट, देखो डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपके मन का डर वह कभी कम नहीं होता। आप सोचते हैं कि साला उसको आए, मेरे को भी आ सकता है। फिर आप क्या करते हो कि ऐसे व्यक्ति की तरफ आप आकर्षित होने की कोशिश करते हो कि जो आपको मार्गदर्शित करे। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर आपको यही कहेगा कि आप रेगुलर खाना खाया करो, रेगुलर डाइट लो, एक्सरसाइज करो, हाँ बढ़िया नींद लो, उसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन हम जब किसी आयुर्वेद वाले के पास जाते हैं, वो यदि आयुर्वेद का सही चिकित्सक है तो वो आपको बताएगा कि नहीं, मैं आपको एक स्वस्थ जीवन दे सकता हूँ यदि आपने मेरा प्रोटोकॉल फॉलो किया तो। मुझे बताइए कि जब भी आपका बर्थडे होता है उस वक्त वाले में क्या एक संस्कृत में श्लोक बोला जाता है, जीवन शरद शतम, बोलते ना कि तुम्ही 100 वर्ष तुमचं आयुष्य झालं पाहिजे। अब मुझे बताइए कि 100 साल आयु रह सकती है? क्या हम 100 साल की आयु तक टिक सकते हैं? टिक सकते हैं। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाया गया। देखो, कोई भी कार्य करना है हमको, कोई भी कार्य करना है तो हमको उसका प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इसका मतलब होता है कि मैं जो ये ग्रंथ लिख रहा हूं ये स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के रक्षण के लिए। आतुरस्य विकार प्रशमन, जो रोगों से ग्रसित है उनको रोग मुक्त करने के लिए मैं यह ग्रंथ की योजना कर रहा हूं। अब क्या है, रोग मुक्त होने के बाद में क्या करना, टाटा नहीं करना, फिर से उसको स्वस्थ जीवन कैसा देना चाहिए इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यानी पहला प्रिवेंशन, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। अब स्वस्थ रक्षण में क्या करना? अरे ठीक है डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपका शरीर देख के तो नहीं लगता कि आप आयुर्वेद को फॉलो करते होंगे। मित्रों, आयुर्वेद में मालूम है कि इसके लिए एक प्रोटोकॉल दिया गया। उन्होंने कहा है दिनचर्या, है ना? दिनचर्या यानी क्या? सुबह उठना और रात को सोना, दैट इज कॉल्ड दिनचर्या। आप 5वीं 6वीं 7वीं में होते, तुमची दिनचर्या लिहू ना, तो आप सुबह लिखते थे मैं 8 बजे उठता और रात के 10 बजे सो जाता। दिनचर्या, दिनचर्या, दिन से चर्या, दिनचर्या। आयुर्वेद बोलता है कि ठीक है तुम दिनचर्या वैसी मत फॉलो करो, मैं जैसी बोलता हूँ वैसी फॉलो करो। तो पहला हमारा सिद्धांत आता है कि ब्राह्मे मूर्ते उत्तिष्ठः स्वास्थ्य रक्षणार्थम आयुषः। सुबह उठना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य रक्षण के लिए योग्य है ना? आप इसको एग्री करते हो कि सबने सुबह उठना चाहिए? ठीक है, तो मुझे बताइए कि आप सब लोग इससे एग्री हो कि ब्राह्मे मूर्ते उत्तिष्ठः स्वास्थ्य रक्षणार्थम आयुषः? सब एग्री हो क्या? सबने उठना चाहिए? अच्छा, ब्राह्म मुहूर्त यानी क्या? 4:30 नहीं, 3 से 5 ये आपने मालूम आहे एका ठोकळ मानाने दिलेलं एक आहे, पण ब्राह्ममुहूर्त म्हणजे काय की तुमच्याकडे कॅलेंडर आहे, त्याच्यामध्ये सूर्योदय आणि सूर्यास्ताची वेळ असते। जैसा कुछ जो मोमेडियन लोगों के जब रोजे चलते हैं तो वो बोलते हैं कि सूर्य के पहले मालूम उठने के पहले कर लेते, तो वो कहाँ से डेट निकालते? उनको ऐसा मालूम होता क्या सूर्य कितने बजे निकलने वाला? हमारे कैलेंडर में लिखा हुआ है कि आज सूर्योदय का समय इतना है, उससे 48 मिनट पहले, 2 प्रहर पहले के उठना है। मान लीजिए कि आपका सूर्योदय का समय आज 6 बजे है, तो उससे 45 मिनट पहले उठना है आपको।
ठंडी के दिनों में मालूम है कि वो लेट आएगा, गर्मी के दिनों में जल्दी आएगा, उसके हिसाब से उसको योजना करना है। ठीक है, लेकिन मैं उन आचार्यों से सहमत नहीं हूँ। मैं बोलता कि सुबह नहीं उठना चाहिए। परेशान हो गया। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मी मूर्ति उत्तिष्ठ जीर्ण अजीर्णम च निरूपया। हमने सुबह तभी उठना चाहिए जब हमने रात का खाया हुआ खाना योग्य तरह से हजम हो चुका है, हमारी नींद पूरी हुई है, तभी हमने उठना चाहिए। हम लोगों ने क्या फैशन बना लिया, अरे मैं 3:30 बजे ट्रेन से आया दादर से, हाँ अपन तो बिल्कुल सुबह निकल जाते। दिस इज रॉन्ग। रात को आपके घर में शादी थी, शादी के फंक्शन में 2 बज गए, आपकी नींद पूरी नहीं, लेकिन हाँ अपन तो 365 दिन योगा करने वाला भैया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे शरीर का शरण होता है। ब्राह्मी मूर्ति उत्तिष्ठ स्वास्थ्य रक्षणार्थम आयुष्य। लेकिन दूसरा सूत्र है कि ब्राह्मी मूर्ति उत्तिष्ठ जीर्ण अजीर्णम च निरूपया। रात का खाया हुआ खाना योग्य तरह से हजम हो चुका है, हमारी नींद पूरी हुई है, तो भी उठना चाहिए। आपको एक और मैं बताना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए आप कहीं रात को पार्टी हुई, आपको बदहजमी लग रही है, आप आधा 1 घंटा सो लो, ऑटोमेटिक आपका अजीर्ण खत्म हो जाएगा। अजीर्ण की चिकित्सा ही निद्रा है। आज मला बरं नाही वाटत, मी थोड़ा अर्धा तास झोपू इच्छितो। अपना शरीर खुद ही बताता है कि मुझे क्या करना है, सोना है, उठना है की नाही उठना। अरे आज काऊन नाही आला रे योगाला, अरे रात्री ते झालं, उशिरा झालं ना, मला बरं नाही वाटलं, झोपून होतो। यानी हमारा शरीर खुद ही हमको बताता है। हमको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो जो सिग्नल्स रहते हैं उसको हम कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये पहला हमारा हो गया कि हमने सबने उठना चाहिए। और क्यों उठना चाहिए? सुबह उठने के बाद में क्या करने का है कि सब सुबह उठने के बाद में दंत धावन है, जीवा निर्लेखन है, सब पहले हमको ऊपर से सफाई करने का है। हमको दंत धावन नहीं करना है, हमको सबसे पहले जाके शौच विधि करना है। सुबह उठते बराबर हमको क्या करने का है? शौच विधि। क्यों करना? नहीं किए तो नहीं चलता क्या? यदि आप मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाओ, वो बोले जब तुमको लगेंगे तब जाया करो। और हम मालूम आहे की सुबह उठते बरोबर नाही बा, आपण मालूम उठलो, पडसायला गेलो, हात पाय धुतलं की मग आता व्यवस्थित चाललं। इसलिए कि जो हमारा मुंह से लेके गुद तक का जो अन्न मार्ग है, वो सबसे बड़ी नली है। और हमको मालूम है कि नया कार्य करना है। हमको जब नया कार्य करना है तो पुराने कार्य को निरसन करना चाहिए, है ना। हमारे घर में कोई फंक्शन है तो हम क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं। वैसे हमको अभी दिनचर्या स्टार्ट करना है, तो हमको क्या करने का है कि हमने जो रात को या कल सुबह से खाया हुआ था, जो हमारे मलाशय में आ गया है, उसको बाहर निकाल देना। इसका मतलब क्या होगा कि अब हमारी मुंह से लेके गुद मार्ग तक सब चीज क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। अरे यार मेरे को साली लॅट्रिन नहीं हो, तुम्हें फरक नाही आता। डॉक्टर माहिती का, मला लॅट्रिन होतं पण सॅटिस्फॅक्शन वाटत नाही। अरे एकाध दिन आपको कॉन्स्टिपेशन रहा, एकाध दिन आपको ज़्यादा बार पतली टट्टी हो गई या हुई नहीं, तो आप माने क्या बेचैन हो जाते हो। करेक्ट की जरूर है ना। तो ये हमारा मल मार्ग क्लियर हो गया। अब मल मार्ग क्लियर हो गया तो फिर क्या? मैंने आपको क्या बोला, घर की सफाई करना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमसे मुंह से करेंगे। सबसे पहली चीज आती है हमारे दांत, उसके बाद में जीभ, उसके बाद में गला, उसके बाद में आँख। मैंने सब मेरी किताब में सब वर्णन किया हुआ है कि क्या क्या करना है। ये सब हमने करना चाहिए। उसके बाद में मालूम है क्या हमको, हम लोग क्या करते, सुबह उठे, इधर लैट्रिन नहीं गए, गुरला किए कि घूमने निकल जाते। ऐसे बोलता कि नहीं, ऐसा व्यायाम नहीं करना। वो बोलता है कि पहले ये सब पूरी प्रक्रिया होगी, यानी आपने दांत साफ किए, फिर जीभ को घस लिया, फिर जीवा निलेखन, गले में गार्गलिंग कर लिए, उसके बाद में आंखों में अंजन डाल दिए, नाक में थोड़ा सा तेल डाल दिए, है ना। इसके बाद में आप पूरे शरीर की हल्की मालिश करो। बस आप काही सांगता म्हणजे एवढे सकाळी कर मालिश करायला। आयुर्वेद के संबंध, आपको यदि 100 साल रहना है तो जो आयुर्वेद ने कहा उसको फॉलो करो। उसकी गारंटी है ना कि यदि तुमने मालूम है कि हमारे सिद्धांतों को फॉलो किया तो हम आपको 100 साल का जीवन देने की गारंटी देते हैं। तो हल्की मालिश करना है। हमको मालिश वाला नहीं लगाना, शामराव मालिश वाला या गोविंदराव मालिश वाला नहीं, हल्की मालिश करना है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोई व्याप्त त्वचा है तो वह त्वचा। सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन है।
वो हमारे पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। गर्मी से प्रोटेक्ट करेगा, ठंडी से प्रोटेक्ट करेगा, पसीने से प्रोटेक्ट करेगा, एवरीथिंग। तो हम हल्की मालिश करना चाहिए। हल्की मालिश करने के बाद में फिर हमने व्यायाम के लिए जाना चाहिए। हमने व्यायाम के लिए कोई भी व्यायाम कर सकते, जरूरी नहीं है कि तुमने योगा ही करना चाहिए कि एरोबिक्स के, जिनके तुमको जो है शरीर या से जनकम व्यायाम से देख, जहाँ से पसीना निकलता हो, जहाँ से हमारे शरीर को कर्म सामर्थ्य होता है, उसको हम लोग व्यायाम कहते हैं। अब व्यायाम कितना करना? भाई एक व्यक्ति मालूम है क्या, रोज 15 साल से 3 किलोमीटर फास्ट करता है। आपको डॉक्टर के यहाँ गए, थोड़ा सा शुगर बिसून डाला बॉर्डर लाईन, नाणे सारणी गोळा नाही खाणार. अच्छा ते का करा? अरे वजन कमी करा. तर तू किती वाजता आता? 5 वाजता. मी चालतो. वो बेचारा 15 साल से फास्ट चलने की वॉकिंग की आदत है। आप पहले दिन चल रहे तो कितने देर में थक जाएंगे आप, है ना? आयुर्वेद कहता है कि हम जब भी व्यायाम करते हैं तो हमें कभी भी अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। आप क्या तराजू लेके जाएंगे अर्ध शक्ति व्यायाम लेके? ये तराजू है 200 झालं साढ़े, अर्ध शक्ति व्यायाम कैसा करेंगे? जब हम थकने लगे, जब हम हमारी सांस फूलने लगे, तो हमने समझना चाहिए कि ये हमारा अर्ध शक्ति व्यायाम हो गया। जैसा आप चल रहे हो, थक गए, रुक जाओ, क्योंकि वो शरीर के लिए उतना ही वो बोलता कि ये अर्ध शक्ति व्यायाम है। तुम ज्यादा करेंगे तो क्या अतिशक्ति हो चुकी, यथाशक्ति निरंतरम हमारा सूत्र है ना। कैसा करना है हमको योग? यथाशक्ति निरंतरम। धीरे 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 जब आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आप वो जो 5 किलोमीटर चलता है तो आप भी 5 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें भी मालूम है कि व्यायाम करते वक्त उन्होंने बहुत सारे बताया है कि 60 साल के ऊपर और 12 साल से छोटे बच्चों ने व्यायाम नहीं करना चाहिए। सर बैठे यहाँ बोलेंगे तुम तो मेरी दुकान बंद कर रहे हो। उसके पीछे का उद्देश्य, व्यायाम का उद्देश्य मैंने क्या बोला आपको, उन्होंने विगोरस एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए। देखिए मैं बताता, जो बच्चे मलखाम करते हैं, जो बच्चे छोटे पले में नृत्य करते हैं, जो बच्चे छोटे कुश्ती खेलते, ये खेलते, जो विगोरस एक्सरसाइज करते थे, उनकी हाइट नहीं बढ़ती। आप आंखें बंद करो, देखो जितने तुम्हारे सामने दिखने वाले लोग दिखेंगे, इन लोगों की ग्रोथ में प्रॉब्लम आता है। और 60 साल के ऊपर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमको बोलते शरीर कैसा था, शिरे पे की शरीर, हम जो जिजत असते त्याला शरीर म्हणतो। 60 साल के बाद में हमारे शरीर, हमारे अस्थियां, हमारे पेशियां, इसमें क्या होता है, एक प्रकार का शरण होता है। इसलिए इस वक्त तुमने विगोरस एक्सरसाइज किए, ज्यादा एक्सरसाइज किए, तो हमारे शरीर की क्षति हो सकती है। इसलिए हमने ऐसे व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। उसमें उन्होंने जो बोला होगा कि कुश्ती नहीं खेलना, भाई पुल पे नहीं चढ़ने का, बैल या उस वक्त युद्ध होते थे ना, वो युद्ध नहीं करना चाहिए। पहले मालूम कि बैल के साथ फाइटिंग करते थे, घोड़े के साथ फाइटिंग करते थे, वो चीजें नहीं करने के लिए उन्होंने उद्देश्य किया होगा। हमारा उद्देश्य है कि हमने छोटे बच्चों को लिटिल बिट जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस वो देना चाहिए, और 60 साल के बाद वाले लोगों को ऐसे एक्सरसाइज नहीं देंगे ताकि उनके शरीर की पेशियां, हस्तियां, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब व्यायाम करके आने के बाद में क्या करेंगे आप? व्यायाम करके आने के बाद में आपको हल्का उद्वर्तन करना है। उद्वर्तन यानी समझते हैं, पर आज के जमाने में हमारे पास में साबुन सोडे उपलब्ध है, उस वक्त थे क्या? वो आज भी आपके घर में मालूम है कि आपकी लड़की होंगी या मिसेस होंगी, क्या कर रही है तो देखते रहते, बेसन टाकलं, त्याच्यात थोडंसं दही टाकलं, त्याच्यात हे निंबू टाकलं आणि ते चेहरा लावून रहा। उद्वर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है, हम दिवाली के एक दिन पहले, जिस दिन नरक चतुर्थी होती है ना, उस दिन चिक्सा लगाते हैं, उपटन बोलते ना, उपटन, दैट इज कॉल्ड उद्वर्तन। उद्वर्तन का अपभ्रंश उपटन हो गया है, यानी बहुत सारे पाउडर्स को मिला के हमारे शरीर को हल्का हल्का बनाओ। उसके पीछे का उद्देश्य समझो क्या था कि जब हम लोग पसीने से नहाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे रोम को बंद हो जाते हैं, तो उसका हल्का घर्षण करेंगे तो हमारे रोम को पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके कारण हमारे को आगे फ्यूचर में किसी भी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। आज हमारे पास में सब रेडीमेड औषधियाँ, साबुन उपलब्ध है, उस वक्त नहीं थी, करके उनके पास में यही उपाय था
करके लोग करते होंगे। आज आप मालूम है कि पसीना आने के बाद में हल्का अपना जो भी साबुन वगैरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भाई नहाना है, साला बड़ा बेकार काम है, सबसे आलस वाला काम है नहाना, तारा सा था नहाने के लिए। देखो डॉक्टर साहब, ये देखो मेरा घर देखो, ये बाथरूम, ये शावर, ये टब बाथ। आप जब भी मकान का इनॉग्रेशन करते हैं तो आपके सब मेहमानों को बताते हो ना, ये देखो शावर है, ये गर्म पानी का है, ठंडे पानी का ये। मुझे बताइए कि आप सबकी एवरेज आयु मैं ये कंसिडर करूँ कि 40 है, करेक्ट? और आपके मम्मी ने 1 साल तक आपको नहलाया, 1 साल के बाद में आपने नहाना शुरू किया, यानी आपको 39 ईयर्स का नहाने का एक्सपीरियंस है। अब मुझे बताइए कि आप बाथरूम में गए, आपके पास में पानी का नल शुरू किया, आप नहा के बताइए कि कहाँ से नहाना शुरू करेंगे और क्यों? पैर से, पैरों से। पैरों से। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाइए। पैरों से और वेरी गुड, इनके लिए भी ताली बजाई जाए। वाह वाह वाह। मुझे बताइए कि आपने शंकर जी की पिंडी देखी है क्या? उसके पिंडी के ऊपर क्या होता है? जल टकता है ना, ये हमारा ब्रह्मांड है। जब भी नहाते हैं तो पहले हमें ब्रह्मांड के ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डालना चाहिए, यानी सीजनेबल। नहीं आपको तो भाई 24 घंटे मालूम है क्या ठंडे पानी से नहाते नो, आई बोलता नो, ऋतु अनुसार पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हमको हमारे शरीर के साथ में किसी भी तरह की बहादुरी नहीं करना है। ऋतु अनुसार, ठंडी है, बहुत तेज ठंडी है तो ऐसे ही पानी से नहाओ जिससे हमारे शरीर को प्रॉब्लम ना है। ठीक है, यदि गर्मी है, बहुत तेज है तो आप ठंडे पानी से नहा सकते हो। सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड को शांत करो, क्योंकि तळपायाची आग मस्तकात झोंबली म्हणजे आग कुठे असते? तळपायाची आग मस्तकात झोंबली म्हणजे आग कुठे असते? तळपायात। म्हणून कधी ब्रह्मांडाला शांत करायचं आणि मग नंतर आंघोळ करायची। नहाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि जो पुरुष होते हैं उन्होंने कमर के नीचे हमेशा ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां टेस्टिज रहती है। टेस्टिज का काम क्या है? स्पर्म्स को बनाना। यदि हम उस वक्त गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि हमारे जो शुक्राणु है वो उनका प्रोडक्शन या वो मर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जितने भी लोग भट्टी के पास काम करते हैं वो बहुत सारे लोग मालूम है कि उनको बच्चे नहीं हुए। कभी ध्यान रखना कि जो बचपने से भट्टी के पास काम करते थे, गर्म के पास में, वो उनको माले पोरो बड़ा काहे नहीं जी, कौन सर्व तो नॉर्मल है, क्योंकि वो जो थे सतत अग्नि के संपर्क में थे, इसलिए उनके पास में शुक्राणु का प्रोडक्शन कम हुआ। इसलिए कमर के नीचे कभी भी पुरुषों ने ठंडे पानी से नहाना चाहिए और स्त्रियों ने गर्म पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि वहां क्या रहते हैं? अंडे रहते हैं, ओवरीज है ना वहां, तो वो गर्म है और शुक्र कैसा है? शीत है। इस तरह से नहाना चाहिए। अब नहा लिए, बढ़िया, आपने सुबह उठे, नहा, घूम फिर लिए, नहा ली धोली, अब अपने को क्या लगा है? भूख लगी है। हाँ, अभी अपने यहाँ मालूम कि हमें स्पिरिचुअल है, हिंदू संस्कृति में पलने वाले लोग हैं, अपने भगवान की जो भी है पूजा अर्चना करते, उत्पत्ति वगैरह लगा दी। अब हमको लगी भूख, अब हमको क्या करने का है? खाना खाने का है। अब मुझे बताइए कि मैंने फिर से वही प्रश्न पूछा कि आपकी उम्र 40 में कंसिडर पकड़ूं तो आपको 39 साल का खाने का एक्सपीरियंस है। कितने साल का? मुझे बताइए कि मैंने आपके सामने ताली रख दी, आप खाना खा के बताओ मुझे। यू स्टार्ट योर फूड, कहाँ से और क्यों? रोटी और सब्जी, वेरी गुड। और सलाद से। और बोलते क्या ना, आप डरते काहे के लिए? गलत होगा तो गलत है, अपनी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? जल पिएंगे, वेरी गुड। और है ना? मुझे बताइए कि जब भी आपके सामने भोजन आएगा आप भोजन क्यों करते हो? भूख लगती है। भूख लगती है यानी क्या होता है? भूख लगती है यानी क्या होता है? हमारा शरीर बोलता है कि बेटा देख, तेरे इंजन को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, एनर्जी के लिए, है ना? उसको एनर्जी चाहिए। भैया ने कहा कि हमने एक हवन जलाया हुआ है
और उसमें पानी डाल दिया तो क्या होगा हवन? बुझ जाए। तो हमने जब भूख लगी तब पानी पीना चाहिए क्या? नहीं। आयुर्वेद कहता है कि मधुरेण आरंभ कुरुतः मधुरेण संपूरितः। भोजन की शुरुआत कभी भी मधुर रस से करनी चाहिए और उसका अंत भी मधुर रस से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमको भूख लगती है तब हमको क्या चाहिए? इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। और मधुर रस 6 प्रकार के रस होते हैं, आपने सुना होगा ना, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। सिर्फ अभी 6 रसों का आहार जिसकी किसके यहाँ महालक्ष्मी बैठती है, हाथ ऊपर करो, किसके यहाँ बैठती है महालक्ष्मी? किसी के यहाँ महालक्ष्मी का खाना खाने गए क्या आप? गए ना? तो वो उनके थाली में मालूम है कि 6 प्रकार की चटनियां रहती है। दैट इज कॉल्ड षडरसात्मक आहार। वो ऐसी एक थाली है जिसमें मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी मीठी की भी रहेंगी, इमली की भी रहेंगी, सभी प्रकार के 6 रस रहते हैं। मधुरेण आरंभ कृता मधुरेण संपूरितः। मधुर रस का सेवन से स्टार्ट करना चाहिए। अब मधुर रस में क्या, रसगुल्ला, गुलाब जामुन की जरूरत नहीं है। जिसमें भी मधुर रस उपलब्ध है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, सब में मधुर रस है। देखिए ब्राह्मण लोगों के यहाँ भी आप कभी गए होंगे तो वो क्या करते हैं, पहले चावल खाते हैं, घी के डाल के चावल खाते हैं ना। हाँ, काय झाला पहले पोळी खायला पाहिजे, हाँ पहले भात खाते, क्योंकि क्या उनके पास में वो साइंस आया। हमारे जैसे मूर्ख वैद्य थे आयुर्वेद वाले, जो ये मैसेज आयुर्वेद की आहार पद्धति आप तक पहुंचाने में असक्षम है। यदि हमने बताया था, आपको सलाद खाने के लिए किसने बताया? डॉक्टर। आपको पानी पीने के लिए किसने बताया? अरे किसी ने बताया होगा तभी तो खा रहे ना। यानी उन लोगों ने अपना जो प्रचार प्रसार करते वक्त आपके ऊपर थोप दिया, और हमारे जैसे मूर्ख वैद्य जिनको आयुर्वेद का नॉलेज था, हम आप तक पहुंच नहीं पाए और हम आपको बता नहीं पाए। मुझे बताइए कि हमारी जो आहार शास्त्र की पद्धति है वो इतनी परिपूर्ण है, इतनी परिपूर्ण है कि हमको किसी भी एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स लेने की जरूरत नहीं है। हमारे खाने में क्या रहता है? अभी आपने पोला का त्योहार मनाया, क्या खाया? पूरन पूरी। और बाकी लोगों ने बकरे का मटन। सारे जितने रस डाल में क्या पूरे साल भर में नहीं थी, उसका लंबी लाइन लगी थी, टोकन देके बैठ रहा था वो। क्यों? क्योंकि पोला कब आता है? श्रावण के बाद। श्रावण महीने में हम क्या करते हैं? उपवास करते हैं। उपवास क्यों करते हैं? शरीर की शांति। उस वक्त मालूम है कि श्रावण महीना जो रहता है ये वर्षा ऋतु का काल है। वर्षा ऋतु में हमारी अग्नि मंद होती है, क्योंकि वातावरण कैसा है, हाँ, तो उसके कारण हमारी अग्नि मंद होती है। इसलिए हम लोग हफ्ते में एक बार उपवास करते हैं। देखिए बुद्ध समाज के जो लोग हैं वो वर्षवास करते हैं, जैन समाज के लोग चातुर्मास करते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग ईस्टर करके करते हैं। ये सब क्या है? कुछ नहीं है। ये हमारे आहार पद्धति को समझाने के लिए जिन जिन लोगों को आयुर्वेद कैसा है, आयुर्वेद एक हड्डी है। आयुर्वेद क्या है? हड्डी है। और हम सब कैसे हैं? अंधे हैं। हमको पूछ मिली, हमने बोला आयुर्वेद पूछ जैसा, हमको पैर मिला, हमने बोला आयुर्वेद पैर जैसा। इस तरह जिनको जिस तरह से समझाते आया उस तरह से उन्हें समझा। हमने पूरन पूरी क्यों खाई? क्योंकि ये वर्षा ऋतु में जो हमारे शरीर का प्रोटीन कम हो गया था, उस प्रोटीन की भरपाई के लिए हमने पूरन पूरी खाई। पूरन पूरी में क्या है? चने की दाल। लेकिन पूरन पूरी ऐसे खा लेंगे तो दूसरे दिन तुमको कॉन्स्टिपेशन होगा, इसलिए पूरन पूरी घी के साथ खाना चाहिए। अबे सुबह सुबह खाना ऐसा का कोरो कोरो खाते। हाँ, जो बनाने वाली जो हमारी महिला है उन्होंने पूरन पोली बनाते वक्त उसमें जायफल भी डाल दिया। क्यों? कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए करते, क्योंकि प्रोटीन इज ऑलवेज डाइजेस्टेड बाय फैट्स। हम लोग मालूम है जब आहार में काजू के साथ क्या खाते हैं? काजू किशमिश। मैंने आपके सामने 1 किलो काजू रख दिया और बोला खा के बता। वो मालूम है 2, 4, 5 खाने के बाद में, 1 पाव खाने के बाद में थक जाएगा,
उसको बोला पानी भी नहीं दूंगा और कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन यदि उसके पास में एक पाव किशमिश रख दिए तो पूरा काजू खा जाएगा। आपको मैंने सादा बिस्किट का पुड़ा दिया, खारे बिस्किट का पुड़ा दिया, बगैर पानी के खा के बता आप एक पुड़ा नहीं खा सकते, क्योंकि जब वृक्षत्व आता है तो उसमें हर चीज को पचाने के लिए हमको जल की जरूरत रहती है। काजू किशमिश, खारे बादाम, बादाम किसके साथ? खारक के साथ। तो ये सब चीजें बनी हुई थी, ये चीजें हम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने आप तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं गलती की। तो हमने भोजन की शुरुआत कहाँ से करना? मधुरेण आरंभ करता है, मधुरेण संपूर्णता। मधुर रस से, कोई भी मधुर रस जो है, चाहे आपके मिठाई के लिए। मुझे बताइए कि पहले आप जब छोटे होंगे तो यदि आप खेलते खेलते घर में आए और पानी पीने लगे तो आपकी दादी आपको डांटती थी, बाहर हुए थे फिर नहीं थे, अना घाटा घाटा पानी पीते। या हमारे यहाँ कोई पहले मेहमान आता था तो मेहमान के, आपने मालूम के बतासा नाम सुना है क्या? गाठी नाम सुना है? कब कब यूज करते थे? होली में। पानी देने के पहले है ना? एक्चुअली ये बतासा और जो गाठी थी, ये जब भी हमारे घर में मेहमान आता था तो हम पहले उसको एक बतासा देते थे या गुड़ देते थे, गुड़ रोटी देते थे, उसके बाद में पानी देते थे। क्योंकि जब भी हम बाहर से घूम के आते हैं तो हमारी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और जब हवन जला हुआ है उसमें पानी डाल दिए तो क्या होगा? अग्नि मान दे जाएगा। इसलिए अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए। पहले हमको कोई ना कोई मीठी चीज देते थे, हमको लगता हाँ हे साला आमच्याकडे असे फालतूचे लोक आहे, मग आजीला काही समजत नाही। अरे तुझी आजी माझी का तुझ्यापेक्षा हुशार होती, तिला माहित होतं। अच्छा मुझे बताइए कि पहले हमारे जैसे तो आयुर्वेद कॉलेज नहीं थे, तो आयुर्वेद के तो कोई डॉक्टर थे नहीं, आयुर्वेद समझाने वाले नहीं थे, तो फिर ये आहार शास्त्र तुम्हारे पास में आया कहाँ से? अभी आपके यहाँ कन्हैया किसके यहाँ बैठा था? कानोबा। आपके घर में वाले के कानोबा में एक विशिष्ट पदार्थ आपने बनाया था प्रसाद के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? पंजरी। जीरी। क्या रहता पंजरी में? क्या है ये सब? सौट पोहा। ये हमारे अग्नि को प्रज्वलित करणारे औषध आहे। फुलोरा लावला, कशाचा फुलोरा लावला? करंजे भरून बडे रस पुरी। पाहिजे। त्याच्यानंतर या सर्व काळात, अभी इसके बाद में पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। ये पूरे सीजन में एक कॉमन मिष्टान्न है जो सब लोगों के घर में बनता है, करंजापुरी। करंजेपुरी ना? चावल की खीर, हाँ चावल की। है ना? अरे थोड़ी सी देर, अरे कौन चावल की खीर कोण खाता? मम्मी मस्त रेडीमेड रसगो अभी नाही ना, देवाला निवेद्यासाठी थोडंसं तांदळाची खीर करून घे ना। एक्चुअली ये चावल की खीर जो है, ये चावल की खीर हमारे पित्त का शमन करने वाली चिकित्सा है। ये कौन सा ऋतु चल रहा है अभी? 22 अगस्त से लेके 22 अक्टूबर तक जो चलने वाला उसको बोलते हैं शरद ऋतु। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। तो ये शरद ऋतु है। शरद ऋतु में क्या होता है? पित्त का प्रकोप होता है, पित्त का संचय काल है ये। इसलिए आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट साफ नहीं होना, लूज मोशन, वोमिटिंग, ये सब चीजें आपको जब स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ये पित्त का शमन करने वाली चिकित्सा है। ठीक है? उसके बाद में और एक मैं आहार की इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि देखो हमारी आहार की जो कल्पना इतनी सुंदर थी, लेकिन उसको हमने समझा नहीं पाए। आपकी कितने लोगों की शादी हाथ ऊपर करो? सभी। सब विशाल छोड़ दो। जिसकी शादी नहीं हुई वो हाथ ऊपर करो, जिसकी शादी नहीं हुई हाथ ऊपर करो। मुझे बताइए कि शादी के वक्त आपकी जब सगाई हुई तो आपको क्या क्या दिया गया? ये कपड़ों के साथ में आपको 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाइयाँ, 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स दिए गए। किसके लिए? लड़के वालों ने दिए, अपने पास रखना, वो लड़की वालों को ले जाके दे देना। रिसाइकिल करने के लिए नहीं है, वो उस पुरुष को देना है जिसकी शादी है। काजू, किशमिश, बादाम, मखाना है, दिन खाई, ये सब चीजें, ताकि इसके लड्डू बना के आप उस लड़कों को दो, क्योंकि वो आगे चलकर मालूम है क्या, एक अच्छी संतति उत्पन्न करने के लिए सक्षम होगा, उसके लिए दिया गया था। आज हमने क्या किया? अब 5 प्रकार से, अबे एवढं महाग आहे काजू, कोण आणत? एक काम कर, 100 ग्राम आण, काहीतरी एक छोटासा पॅकेट बनवलं देऊन टाकलं। उसके पीछे का उद्देश्य हमने समझा नहीं। लड़का लड़की जब मालिक शादी क्यों करते हैं आप लोग? शादी करने का उद्देश्य क्या है? हमको हमारी संतति को आगे बढ़ाना। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम
चतुर्मूल उत्तम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हमको हमारी संतति को आगे बढ़ाना है। तो संतति आगे बढ़ाने के लिए क्या करने का है? हम लड़का लड़की की जब शादी करते हैं तो वो दोनों बालिग के कैसे होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमारी जो संतति आएंगी वो योग्य होना चाहिए। आपने, और उसमें थोड़ा सा आगे जाता हूं मैं, शादियां होती है, सबकी शादी हुई है। पहले कितने दिन की शादी चलती थी? 5 दिन, 5 से 8 दिन। आपको मालूम है कि 5 दिन तेल लगाते थे, फिर 5 दिन हल्दी चलती थी। क्यों? टाइम था उस टाइम पे, बहुत टाइम था। शरीर स्वास्थ्य के लिए। स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहानाम मलानामति। जो स्नेह होता है वो हमारे शरीर को मृदु बनाता है। कहते हैं कि अभ्यंगम आचरित नित्यम स जराश्रम, यानी हमारे को रोज मालिश करते 5 दिन तक। उस जो दूल्हा दुल्हन की हम लोग तेल माना करते थे, उसको तेल लगाते थे और 5 हल्दी चढ़ाते थे। आजकल क्या है, 5 कन्याओं को गड़ा देते, 5 ऐसे ऐसे तेल फूंक कर, भाई कपड़े खराब होते, तेल ठीक है छोटा थोड़ा, यानी कुछ तो भी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटीज करते। उसके पीछे का हमने लॉजिक मालूम नहीं है। जब पुरुष और स्त्री दोनों को स्नेहन करने के बाद में उनका शरीर कैसा होता है? मृदु होता है। क्योंकि आगे चल के जो कुछ भी प्रक्रिया होने, जिसको बोलते हैं हम लोग गर्भाधान क्रिया, है ना, जिनकी फर्स्ट नाइट होने वाली है, तो ये एक्टिविटीज के लिए वो पुरुष और स्त्री तैयार रहने चाहिए। उसके पीछे का वो उद्देश्य था। हम उसको उद्देश्य को भूल चुके हैं, हमने उसको फैशन बना दिया। आजकल मैं एक शादी में हल्दी के प्रोग्राम में गया था, तो बोले आज हल्दी हल्दी नहीं खेलते, बोले फूलों की होली खेलते, बोले फूलों की हल्दी रहती है। ठीक है, जो कुछ भी रहे, उसमें गलती आपकी नहीं है सर, गलती हमारी है कि हम यह चीज आप तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं असक्षम थे। हो गया हमारा खाने का, हो गया। खाने में किसी को कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं। मैं तो बताया ना, मधुरेण आरंभ कृता मधुरेण संपूरिता। बहुत सारी चीजें हैं। हमारे हर आहार, हमारे हर त्योहार की जो आहार है ना, उसमें नहीं, सलाद में क्या है मालूम है क्या? ये सलाद कॉन्सेप्ट आया कहां से? सलाद कॉन्सेप्ट आया कहां से? वजन कम करने वाले, बढ़ाने वाले लोग रहते, वही लोग वही क्या बताते होता था, ये मॉडर्न मेडिसिन का जो आहार शास्त्र हाँ, था, modern, उसमें उन्होंने बोला हाँ, उसे। कि तुम्हारे स्टमक को इस चीजों से भर लो कि ताकि मान लो कि तुमको भूख कम लगे। मेरे को बताओ, पहले आप फुटाने, गुड़, लाई, मुरमुरे खाते थे, क्यों? नहीं, तुम्हारे जब तुमको भूख लगी मुरमुरे फुटाने खा लिए। आपने सत्तू का नाम सुना है क्या? हाँ, सत्तू बनाते हैं। क्या है सत्तू? सत्तू में क्या गेहूं रहता का है? आटा रहता है, गेहूं, चना। आप पूरे के कंटेंट देख लो, बेस्ट है वो, इंस्टेंट फूड है। सत्तू, मेरी जो दादी थी ना, वो बोलती थी कि सत्तू मनमत्तू कब गोलू कब खाऊं। मैंने उसको पानी में डाले, दूध में डाले, घोले डाले, थोड़ा शक्कर डाले, गुड़ डाले, पी लिए। पहले के लोग जब सफर करते थे तो तुमको हल्दीराम के वेपर्स थोड़ी मिलते थे, अपने साथ में सत्तू की पोटली लेके चलते थे। जब भी भूख लगी तब सत्तू घोट के पी लेते। ये सब आहार शास्त्र है। इस आहार शास्त्र को हम ने आप तक परोसने की कोशिश नहीं की, इसलिए तो हमारे बच्चे पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हैं। हमने कभी वो दिए नहीं। आपने कितने लोगों ने सत्तू खाया है ना? वो जबरदस्ती बना देंगे, ते अखर पका है, ते सत्तू तो द्याच लागते। त्योहारामध्ये पितृपक्ष में मालूम है क्या, वो उसका देना पड़ता ना, इसलिए तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी दादी बनाती है और इसलिए तुम खाते हो। जन्माष्टमी को देते ना? नहीं, सत्तू अभी त्योहारों में पितृपक्ष कभी में आने वाला है। बारिश में जब बारिश पड़ जाती है तब सत्तू को नहीं खाना चाहिए, उससे मालिक अजीर्ण होता है। यानी ये सब आहार शास्त्र है। उसके बाद में खाना मिला, खाने के बाद में क्या करने का हमको? अच्छे कपड़े पहन के ऑफिस में जाना है। यदि तुम काम धंधे पे नहीं जाएंगे तो अपना घर कैसा चलेगा, है ना? तो कपड़े कैसे पहनने चाहिए? ऋतु अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। जिस ऋतु में जिस प्रकार का वातावरण है वैसे गर्मी है तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन के कपड़े, सफेद कपड़े पहनने चाहिए। ठंडी है तो कैसे स्वेटर वगैरह पहनने चाहिए। ऋतु अनुसार कपड़े पहनना चाहिए। उसके बाद में तुमको चप्पल पहनना चाहिए। क्यों चप्पल पहनना चाहिए? उसको उस वक्त उन्होंने खड़ाऊ बोले थे। उस वक्त लेदर इंडस्ट्री नहीं होंगी, उस वक्त लकड़ी
के जो खड़ा होते जितने भी हमारे साधु महात्मा लोग थे वो लकड़ी की पहनते थे, इसलिए ताकि क्योंकि जमीन पे चलते वक्त किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं या किसी भी प्रकार का हमारे पैरों में किसी दंश नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का वो उद्देश्य था। एक लाठी लेके चलते थे, क्यों? टक 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 करते हुए तो आवाज से आजू बाजू चलिए, मान लो गलती से आपके पास में सांप आया तो लाठी से सांप को निकाल के फेंक दिया तो रास्ता क्लियर हो गया। आजू बाजू में कहीं ये आ गया तुम्हारे मुझे कांटे आ गए, गोटे आ गए, कुछ भी आ गए, तो वो लाठी थी, उसके पीछे का वो उद्देश्य था ताकि कोई फिसलन है, गड्ढा रख के देखते थे भाई गड्ढा तो नहीं है, लाठी रखते थे कि नहीं भाई आगे का रोड कड़क है कि नरम है, वो पता करने के लिए ये इसके पीछे का सब था। हम लोग क्या बोलते हैं साले पूरे ऐसे जूनियर लोग साले बेवकूफ, ऐसे नहीं थे वो, उनको समझता था शास्त्र। अब मुझे बताइए कि ये शास्त्र उनके पास में आया कहाँ से? उनके पूर्वजों ने बताया उनको। पहले कैसा होता था कि प्रवचन होते थे, आज इस महाराज का प्रवचन है, इस महाराज का, ये प्रवचन में वो बताते थे बेटा आता जन्माष्टमी येणार है, तू पंजरीचा प्रसाद कर, फुलोरा चढ़ो, वो दे आर द फॉलोअर। मुझे बताइए यहाँ महिलाएं बैठी है, वो कोण से पाकशाला में गए, उनको मालूम है की कढीची जेव्हा फोडणी द्यायची आहे तर कशाने द्यायची असते मॅडम? कढी जेव्हा बनवायची असते तर मी मोहरी टाकता का जिरे टाकता? मोहरी टाकता ना, जिरे काय, आणि वर्णाला फोडणी द्यायची असते तर काय करता तुम्ही? जिरे टाक. का कुठून आलं तुम्ही, कोणत्या पुस्तकात लिहिलं? ही परिपाटी है, मेरी सास करती थी, मैंने किया। अभी की हमारी जितनी भी बहुएं हैं सब कॉन्वेंट शिक्षित है, इंग्लिश मीडियम में जाए, उनको क्या समझ रहा कि जायफल क्या होते हैं, जावित्री क्या होते हैं, काजू क्या होते हैं, किसमें होते हैं, उनको दे आर द ड्राई फ्रूट्स, वी नीड फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स। आज हम लोग ये सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, है ना? क्यों क्यों लेते? पहले के लोगों को क्या बीमारियां नहीं होती थी? बेचारी जब डिलीवरी की बाई होती थी वो मालूम कि जब तक बच्चा दूध पीता था तब तक पान खाती थी, जबरदस्ती उसकी सासू माँ उसको पान खिलाती थी, क्यों? उसमें कैल्शियम और कट्ठा जाता था, मिनरल्स थे। हमने क्या किया, हमारे दांत खराब होते, हमने खाते पान। फिर वो मॉडर्न मेडिसिन की मैडम बोलती कि ये लो ये टॉनिक गया, ये प्रोटीन गया, ये गया, ते गया। देखो उनकी कोई गलती नहीं है, मूर्ख है मैं। वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ में जुड़े हुए लोग हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्या है, अपने प्रोडक्ट बेचने का, और उनके लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन है? कस्टमर। और कस्टमर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर। भैया उधर से इधर आया, इधर से इधर गया, अरे डॉक्टर ने बोला कि तेरे को कैल्शियम लेना है, तो तुम बोलेगा मैं कशाला घेऊ? अभी तुम मला शिकवते का? डॉक्टर तू है का मी है? डॉक्टर साहब ने बोला कैल्शियम घ्या। ये सब चीजें कैसे, ये सब चीजें सब कमर्शलाइज हो गई है, इसके कारण ये सब है। उसके बाद में जब मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2002 में, मैं जब लायंस क्लब नागपुर आयुर्वेद का सेक्रेटरी था। हमारे क्लब का नाम है लायंस क्लब नागपुर आयुर्वेद। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सब आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो उस वक्त कुछ तो भी आयुर्वेद के लिए करना करके मैंने ये प्रयोग स्टार्ट किया था कि लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताना, आयुर्वेद के बारे में बताना। तो मेरी जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि उसका कैसा कैसा हुआ। पहले सिर्फ हम लोग दिनचर्या भी बोलते थे, फिर ऋतुचर्या, फिर आहार विहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, बहुत सारे जैसे जैसे लोगों के प्रश्न आने लगे वैसे वैसे इस किताब का हमने लेखन करना शुरू किया। और आज नरवणे जी के कारण, मानकर सर के कारण मालूम कि आप उन्होंने बुलाया मुझे कि सर आप आइए और हमारे लोगों को मार्गदर्शन करिए। अब मैंने आपको मार्गदर्शन कर दिया, आपको ये समझ गया आयुर्वेद कि ऊपर से चला गया? नहीं। तो मुझे बताइए कि जब समझ गया तो आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे, जब आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो ताकि मैं आपके प्रश्नों का निराकरण करूं। इसमें हमने बहुत सारे, जब मैं एक सीएमई में गया था जहां पूरे एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, आईएमए सावनेर में गया था लेक्चर देने के लिए, तो पहले वो लोग मालूम है क्या मेरे को निगलेक्ट कर रहे थे। उसको लग रहा था एक साला बीएमएस वाला हमारे को क्या सिखाएगा। जब मैंने इंटरेक्टिव सेशन लेना शुरू किया तब उनको समझ में आ गया कि नहीं ये व्यक्ति कुछ तो भी बता रहा है। तब उन्होंने सुनना शुरू किया। उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि डॉक्टर आज कोई भी पार्टी दारू के बगैर परिपूर्ण नहीं होती, तो दारू की क्या विचार है आयुर्वेद के बारे में? उस चैप्टर में मैंने दारू के बारे में लिखा हुआ है।
दारू पीना कि नहीं पीना, कैसा पीना, कितना पीना, वो बता दो किताबें जब पढ़ लेना। उसके बाद में मालूम है मैं एक सेशन लेने गया था प्रोफेसर लोगों का, तो उन्होंने बोला कि सर आज हमारी जो शादी की उम्र है, लड़कों की शादी की उम्र 30 और लड़कियां मालूम है कि 27-28 के पहले शादी नहीं करते। वो क्या रहा है, लड़का बीबी सुबह ड्यूटी जाती है, लड़का रात को ड्यूटी जाता है, और मालूम है कि उनको 2 साल 3 साल हो गए शादी के बाद में भी बच्चे नहीं हो रहे। होता है ना प्रॉब्लेम। अरे किती झालेलं आले 3 वर्ष झाली जी लग्न आले, हे आमच्या घरी पाळण्यात नाही हल्ला, है ना। फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाते, फिर वो मालिक का ओवुलेशन स्टडी करते, वो बोलते कि बाका अंडा मालिक क्या 15वें दिन से शुरू होता, 15, 16, 17, 18 इस दिन में तुमको कांटेक्ट करेंगे तो बच्चे हो जाएंगे। अब वो दूल्हा दुल्हन क्या बोलते हैं, आजचा 15वा दिवस है, तो वो मेकॅनिकल करके विदाउट कोई म्हणजे आता तू झोप आणि मी आता आता वीर्य पतन करणार हूं, इसके सिवा कुछ नहीं करते थे। आयुर्वेद ऐसा नहीं बोल रहा, आयुर्वेद बोल रहा है, उन्होंने उसमें एक बहुत सुंदर चैप्टर दिया, उसका नाम है वाजीकरण। नाम सुना है क्या वाजीकरण? वाज यानी क्या होता, घोड़ा। वाजीकरण चिकित्सा सूत्र लिखते वक्त उन्होंने कहा है कि वाजम शुक्रम न अवाजम, अवाजम अधिक्रियते। मैं यह चैप्टर लिख रहा हूं किस लिए कि घोड़े के समान मैथुन क्षमता प्राप्त होने के लिए मैं इस चैप्टर की योजना कर रहा हूं। फिर उसने मालूम है कि वाजीकरण आहार, वाजीकरण विहार, वाजीकरण मित्र मंडली, वाजीकरण वातावरण के बारे में बहुत सुंदर मैंने लिखा, मेरी किताब में दिया हुआ है। मुझे बताइए कि एक ही व्यक्ति और एक ही लड़की, वो यदि तुमको मंदिर में मिली तो तुम्हारी भावनाएं कैसी रहती है? एक सुंदर लड़की, आप मंदिर में गए दर्शन करने के लिए और एक सुंदर लड़की दिखी, तो आपकी भावनाएं कैसी होती है? हाँ, और वही लड़की तुमको बर्थडे के मालूम मिल गया, क्यों क्यों फर्क पड़ गया? सेम लड़की, लड़कियां सेम है, आप पुरुष भी सेम है, दोनों जगह का वातावरण का फर्क है। तो जब भी हमको मालूम कि अच्छी संतति उत्पन्न करना है, तो कहा गया है कि वाजीकरण में सबसे श्रेष्ठ वाजीकरण जो है वो स्त्री है। पोरगी सुंदर आहे, दिसायला साफ आहे, अरे दिसाले सासरे पण तिचे लक्षण थोडे बेकार आहे, कोणत्या आम्ही कसं काय सून केलं तिने, तिच्या चेहऱ्याकडे पाहून, असे शिव्या देणारे पुष्कळ लोक आहेत। आणि दिसालेमध्ये सावळी आहे, लट्टा आहे, पण बाहेर स्वभावानं खूप छान आहे जी, आमच्या घर एवढं चांगलं सांभाळून ठेवलं आहे, बोलते की नहीं बोलते? इसलिए स्त्री के रूप में नहीं जाने का है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ वाजीकरण है स्त्री, और स्त्री के साथ में जब हमको किसी भी प्रकार का समागमन करना है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है कि ततः स्त्री पुरुष संयोग है, ततः स्त्री पुरुष का संयोग होना चाहिए, है ना, दोनों मिल गया। हाँ नहीं, टुडे हमारा कमिटमेंट है कि आपण आज संबंध करायला पाहिजे, विचार केला, ततः स्त्री पुरुष संयोग है, संकल्प चेष्टा अवपीडन, संकल्प मीन्स कमिटमेंट, चेष्टा अवपीड़न, जिसको आजकल आप फोर प्ले बोलते हैं, आलिंगन चुम्बन, ये सब चीजें पूरी प्रोसेस होने के बाद में संबंध होते हैं। किस तरह से? जिस तरह से एक गीले कपड़े को निचोड़ के वीर्य बाहर निकलता है, तथा स्त्री पुरुष के संकल्प चेष्टा उपीडना शुक्र प्रचौते स्थाना। मित्रों, आयुर्वेद शास्त्र बहुत अथांग है। एक एक चीज के बारे में आप सुबह किस तरह, किस दिशा में चेहरा करके लैट्रिन करना चाहिए, दोपहर में किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया, क्योंकि उस वक्त लैट्रिन नहीं थे, उस वक्त लोग बाहर जाते थे, तो हवा किस तरह से चलती, क्या चलती है, हमारे गांव की तरफ दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, उसका उन्होंने इकोलॉजी का बहुत बड़ा ज्ञान था। बारिश में कैसा पानी पीना, वो आपने मेरे को प्रश्न पूछा नहीं कि सर खाना खाते इसमें पानी पीना कि नहीं पीना, अब पूछो तुम प्रश्न। सर खाना खाते समय पानी पीना कि नहीं? मुझे बताइए कि जब भी माना कि आपके पास में, आपको मैंने बोला कि ये भाऊ के पीठ मळून दे, आपको बोला मैंने कि अपने को रोटी बनाना, पीठ मळून दे, तो क्या करते हैं आप? पानी डालते, बहुत सारा डाल देते ग्लास भर, थोड़ा 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 डालते। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे इसमें सलाइवा तो देता ही है, सलाइवेशन, सलाइवा जब तक
परिपूर्ण नहीं होता, उस वक्त हमको थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं हमने थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए ताकि उसकी पेस्ट अच्छे से बने। पेस्ट बनने के बाद में वो हमारे हथेलियों से निकल जाए। लोग बोलते हैं ना 1 तास पानी प्यायचा नहीं, 2 तास, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बीच बीच में जब भी आवश्यकता है तब पानी पीना चाहिए। पानी मालूम है की आवश्यकतानुसार पिली चाहिए। नाही, अरे सकाळी उठलं की आपल्याला एक पूर्ण तांब्याचं गडवं पाहिजे, घट पितो मग जातो, गलत है। अति सर्वत्र वर्जित। अत्याधिक पानी पील्यामुळे ही रोग होता। हमारे शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पानी पीना चाहिए। जनरली 1.5 से 2 लीटर पानी आता है। जब अब गर्मी के दिनों में है, तुम बहुत गर्मी में काम कर रहे हो तो तुमको प्यास ज़्यादा लगेगी। प्यास लगती क्यों? हमारी बॉडी डिमांड करती है कि भाई हमको पानी चाहिए, पानी चाहिए। हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सब चीज़ करती है। मान लीजिए आपको एक दिन लूज मोशन लगे, आपको खाना खाने की इच्छा होती है क्या? आपको ठंडी लगे, बुखार आ गया, आपको खाना खाने की इच्छा होती है क्या? इसलिए मालूम क्या कहते हैं कि अर्धरोगारी निद्रा, अर्धरोगारी निद्रा और पूर्ण रोगारी शुदा। जब बीमार आदमी ठीक होने उसको नींद लगने लगी तो समझ जाओ कि उसकी आधी बीमारी कम हो रही है। और जब भूख लगने लगी, नॉर्मल सिस्टम हो गई, इसका मतलब है कि अब वो स्वस्थ हो रहा है। ऐसे अथांग आयुर्वेद के सागर में मैंने गोता लगाते हुए एक अल्पबुद्धि वैद्य के पास में जितना नॉलेज था उतना आपके पास देने की कोशिश की, और आपने निष्ठापूर्ण लक्ष देऊन ऐकलं, त्याच्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे। धन्यवाद, थँक्यू।